नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ दीप प्रज्वलित किया। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दिवाली का ये पावन पर्व हम सबके जीवन में नया प्रकाश, ऊर्जा, उल्लास लेकर आए। हमारी प्रगति के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त हो। आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने परिवार के संग दिवाली मनाई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर सीएम धामी ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की और साथ ही देश की सुख समृद्धि की कामना भी की है। सीएम धामी ने परिवार के संग दिवाली मनाई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर सीएम अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हुए नजर आए हैं। नमस्कार। भारतीय संस्कृति, सामाजिक सद्भावना, सुख समृद्धि और संपन्नता के प्रतीक दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस प्रकाशोत्सव पर भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि, शांति एवं आरोग्य का संचार हो, यही मेरी कामना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करते हुए इस दीपावली हमारे प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देते हुए राज्य के लोक पारंपरिक शिल्पकारों की कला को राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पूर्ण मनोयोग से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और खरीदारी करते समय अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य और संपन्नता लेकर आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 19 दिन बाद 20 नवंबर को मतदान होना है। केदारनाथ सीट पर होना है मतदान। बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत करेंगे जनसंपर्क की शुरुआत। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल करेंगी जनसंपर्क यात्रा। ऊखीमठ से शुरू होगा यात्रा। 20 नवंबर को होगा मतदान। 23 तारीख को नतीजे आएंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव के लिए तैयारियां अब तेज हो गई हैं। आज से 19 दिन बाद 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर मतदान होना है। इसके चलते बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा और केदारनाथ उपचुनाव के लिए सुबह से प्रत्याशियों के जनसंपर्क कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। ऊखीमठ से यात्रा भी शुरू हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद जनसंपर्क की शुरुआत की और बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की ऊखीमठ से जनसंपर्क की शुरुआत होगी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे और इसको लेकर 2017 में केदारनाथ सीट से विधायक रह चुके हैं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत। उन्होंने 2022 में भी इस सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा अर्चना की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि रुद्रप्रयाग से हैं, जहां पर सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, देश की सुख समृद्धि की कामना भी की है और केदारनाथ धाम पहुंचे थे सीएम धामी। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने सरकारी आवास पर अपनी पत्नी गीता धामी और परिवार के साथ दिवाली मनाई है। तो वहीं केदारनाथ धाम भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिवाली के अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही अपने आवास पर भी पूजा की और दिवाली भी मनाई। और उन्होंने संदेश भी दिया, कहा कि दिवाली का ये पावन पर्व हम सभी के जीवन में नई रोशनी, ऊर्जा, उल्लास लेकर आए। हमारी प्रगति के साथ साथ ये समाज में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो।
आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पूजा अर्चना करने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के चलते खेल विभाग में महंगे उपकरण और अन्य संसाधनों की खरीद चल रही है। ऐसे में अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो और ये भी ना हो कि आरोप के डर से काम ही ना कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण लगाया गया। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि जागरूकता के अभाव में अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से डरे नहीं, बल्कि अपना काम ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के साथ करते रहे। यह शिविर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत खेल अधिकारियों और कार्यालय कर्मियों के लिए लगा है। इसके जरिए युवा प्रतिभागियों को ईमानदारी नैतिकता से कार्य करने के साथ साथ किसी दूसरे के भ्रष्टाचार में माध्यम नहीं बनने के तरीके सिखाए गए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे नेशनल गेम्स बिल्कुल अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं, हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं। और आज हम लोगों ने, चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था, तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई है, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि जो कि क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में, तो किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में, जब कोई ऐसा आता है तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी हमारी टीम को। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसको लेके आज विजिलेंस की टीम आई थी। उन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जो भी बातें होती है वो की, और हमारे लोगों ने उनसे प्रश्नोत्तरी भी करी। अगला जो डेट है वो आईओए का 10 तारीख का है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने यह कहा कि BIS मोबाइल केयर ऐप से असली और नकली उत्पाद की पहचान कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं निर्देशक सौरभ तिवारी ने भी जानकारी देते हुए कहा कि 600 से भी अधिक ऐसे उत्पाद हैं जिनके निर्माण, आयात और विक्रय के लिए BIS चिन्ह अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, हरिद्वार जिले में हॉलमार्क ज्वेलरी विक्रय की व्यवस्था बनाई गई है। मैं आपको आज ये देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली आ गई है। इसके बाद भी विभिन्न प्रकार के त्योहारों को हम मनाएंगे। त्योहार में मुख्य बात जो सामने आती है कि हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी लोग हैं, वो बाजार में जाकर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। उत्पादों को खरीदने के बाद उनका उपभोग करते हैं। पर ये हमने पास्ट में देखा है कि बहुत से ऐसे उत्पाद उनके संज्ञान में आते हैं जो कि सब स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि क्वालिटी जिनकी बेहतर नहीं होती है। तो आज भारतीय मानक ब्यूरो ने ये सोचा कि क्यों ना हम मीडिया के माध्यम से एक लोगों तक मैसेज दें कि जितने भी उत्पाद हमारे बाजार में उपलब्ध हैं, अमूमन सभी पर जो है भारतीय मानक ब्यूरो की मोहर आपको देखने को मिल जाएगी। विश्व धरोहर फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में दुर्लभ प्रजाति के वन जीवों, वन संपदा की सुरक्षा को देखते हुए पार्क प्रशासन द्वारा अभी 5 ट्रैप कैमरे घाटी के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं, ताकि इन कैमरों से घाटी में हो रही हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। दरअसल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क हर साल 1 जून को खोली जाती है, 31 अक्टूबर को बंद कर दी जाती है। घाटी में 5 ट्रैप लगाए गए हैं और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क जो हैं वो बंद कर दिए गए, और घाटी में 5 ट्रैपों को जो है वो लगाया गया है, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो बंद है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में
कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वह सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और
अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि केदारनाथ की जनता बीजेपी को भारी बहुमत से उपचुनाव जिताने वाली है। जनता विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अभी से ही हार के बहाने भी तलाशने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में जीत का दावा कर रही थी, लेकिन जल्द ही कांग्रेस का ये भ्रम दूर हो गया है और साथ ही ऐसा ही केदारनाथ उपचुनाव में भी होने जा रहा है। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया है। तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और बोले, देश के विकास में दोनों ही अहम भूमिका निभाई है। देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर बृहस्पतिवार को कांग्रेस जनों ने दोनों महान नेताओं का याद किया और डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि उनसे युवाओं को सीख लेकर राष्ट्र की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। गोगी ने कहा कि देश के एकीकरण में सरदार पटेल की अहम भूमिका रही और आज जो हम उत्तराखंड, आपको बताते चलें कि जो आज हम अखंड भारत के रूप में भी देख सकते हैं, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यों को याद करते हुए कहा कि आज देश में जितनी भी प्रगति देखने को मिली है वह इंदिरा गांधी की नीतियों के कारण ही हुई है।
देखिए, आज इंदिरा गांधी जी का शहादत दिवस है और हमारे वरिष्ठ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है। तो आज के दिन हमारे जितने माननीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं, आज उनके जो जीवन मूल्य, जो जीवन संघर्ष उन्होंने किया है और जो आज हम लोग खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं, जो योगदान उनका रहा है देश के लिए, आज उन लोगों में लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके दिखाए गए जो नक्शे कदमों में चलने के लिए हम लोग ने संकल्प लिया है कि जो उन्होंने मार्ग दिखाया उस पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। तो वहीं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए कई मानक आम नागरिकों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। BIS मोबाइल केयर ऐप से इन उत्पादों की शुद्धता को परखा जा सकता है। यह जानकारी जो है वो भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है। उन्होंने कहा कि मोबाइल केयर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे असली और नकली उत्पादों की पहचान कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन में विशेषकर सोना खरीदते समय उपभोक्ताओं को BIS हॉलमार्क जो है वो जरूर देखना चाहिए। हमारे देश में समस्त ग्राम पंचायतों का संवेदीकरण कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो ने शुरू किया सन 2023 के शुरू। वो संवेदीकरण कार्यक्रम किससे संबंधित था? वो संबंधित था कि कृषि क्षेत्र में जो भी कृषि उपकरण उपयोग में आते हैं, चाहे वो उर्वरक हो और उसके अलावा फार्म इम्प्लीमेंट्स के अलावा चाहे आपके भारतीय मानक ब्यूरो ने बनाया है। और अब हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि जितने भी प्रांत में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनको अपने संपर्क में लाके उनके साथ मिलकर उस पर काम किया जाए। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के चलते खेल विभाग महंगे उपकरण और अन्य संसाधनों की खरीद में लगा हुआ है और ऐसे में अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो और ये भी ना हो कि आरोप के डर से काम ही ना कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण भी लगाया गया और जिसमें विशेष प्रमुख सचिव अमित सिंह ने कहा कि जागरूकता के अभाव में अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगने से डरे नहीं बल्कि अपना ईमानदारी के साथ में काम करें, नैतिक मूल्यों के साथ करते रहें और साथ ही शिविर जरिए जो है वो युवा प्रतिभागियों को ईमानदारी नैतिकता से कार्य करने के साथ साथ किसी दूसरे के भ्रष्टाचार के माध्यम नहीं बनने के तरीके सिखाए गए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे नेशनल गेम्स बिल्कुल अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं और आज हम लोगों ने चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई है, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि जो कि क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में तो किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में जब कोई ऐसा आता है तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी हमारी टीम को। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कैसे क्या कर सकते हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।